नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इतिहास की एक तारीख 26 मई 2014 और वर्तमान की तारीख 10 जून 2026। कुल मिलाकर 4,399 दिन और इसी के साथ पीएम मोदी ने रचा इतिहास। भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का इतिहास। इसके पहले यह रिकॉर्ड भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था। पीएम के रिकॉर्ड बनाते ही दुनिया भर से बधाइयों का तांता लगने लगा। अमेरिका, इटली, श्रीलंका सहित कई देशों की ओर से मोदी को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई मिली। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहने पर पीएम मोदी को बधाई दी। इधर केंद्रीय कैबिनेट ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक सेवा देने के लिए नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई दी। ये देश का भी सौभाग्य है और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है। आज़ादी के बाद गैर सरकारी प्रधानमंत्री के नाते से अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक गरीब परिवार से निकल कर के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का रिकॉर्ड भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है। लंबे कार्यकाल तक लगातार रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनका कार्यकाल लगातार जारी है और 12 वर्ष भी अद्भुत है, विकास के लिए अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 वर्षों में एक क्षण भी विश्राम नहीं किया। संकल्प दृढ़ हो तो इतिहास बनता ही है। जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, ये सेवा का पर्याय है। देश के सबसे लंबे निर्वाचित कार्यकाल के प्रधानमंत्री के रूप में आज उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का जो कार्यकाल था उसको सरपास किया है। हमको ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले, आज उनको देश की सेवा करते करते देश में सबसे सर्वाधिक समय प्रधानमंत्री रहने का अवसर प्राप्त हुआ। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में ये कीर्तिमान है, सबसे लंबा अवधि काल जो अभी जारी है। आज हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने अपने 12 साल के कार्यकाल में भारत को पूरी दुनिया में एक मुकाम तो दिया। उनके ही नेतृत्व में उनकी पार्टी बीजेपी ने भी पिछले एक दशक में अभूतपूर्व विस्तार किया। जिस बीजेपी को कभी सियासत में अछूत माना जाता था, उस बीजेपी को पीएम मोदी ने भारतीय सियासत का मुख्य केंद्र बना दिया। आज की तारीख में बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसके साथ कई छोटे बड़े क्षेत्रीय दल गठबंधन करना चाहते हैं। 2014 की जीत के बाद पार्टी ने उत्तर और मध्य भारत में अपनी पकड़ को अभेद्य बना लिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में प्रचंड बहुमत हासिल किया। इस दौर में मोदी लहर के सहारे बीजेपी ने पारंपरिक कांग्रेस गढ़ों को भी ध्वस्त किया और कई राज्यों में भगवा परचम लहराया। चलिए आपको दिखाते हैं कि पीएम बनने के बाद और पीएम बनने से पहले जब मोदी सत्ता में आए तो बीजेपी की स्थिति क्या थी और बीजेपी ने कैसे साल दर साल देश की सियासत में अपनी पकड़ मजबूत की। अब 2014 की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो उस समय बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की 7 राज्यों में सरकार थी। बीजेपी को हमेशा हिंदी पट्टी और सवर्णों की पार्टी कहा जाता रहा। इस मिथक को तोड़ते हुए पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट का रुख किया। असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड जैसे राज्यों में गठबंधन या फिर अपने दम पर सरकार बनाई। इसके अलावा ओडिशा में एंट्री की, पश्चिम बंगाल में एंट्री की। पहले तो मुख्य विपक्षी दल का बनकर उभरे और उसके बाद ओडिशा जैसे राज्यों में भी सरकार स्थापित की। साल दर साल बीजेपी ने 2018 तक 21 राज्यों की सत्ता पर कब्जा जमा लिया। 2018 में 21 राज्यों में भगवा परचम लहराने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और अकेले ही 303 सीटें जीती। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराते हुए मोदी ने तीसरी बार देश की कमान संभाली। इसके बाद 2024 में इसके बाद दिल्ली और फिर पश्चिम बंगाल चुनाव जीतकर सत्ता का विस्तार 22 राज्यों तक पहुंचा डाला। अब 22 राज्यों में भगवा राज है। 2014 में जब मोदी आए थे, जब देश की कमान संभाली थी, तो सिर्फ 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी।
पंजाब और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सहयोगियों की सरकार थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। साल दर साल लहराता गया बीजेपी का परचम। 2018 में 21 राज्यों में बीजेपी और सहयोगियों की सरकार रही। देश की 71% आबादी पर बीजेपी का राज है आज की तारीख में। 2025 में 27 साल बाद दिल्ली में परचम लहराया बीजेपी ने। मई 2026 में पश्चिम बंगाल भी फतेह किया। मोदी के सामने विपक्ष धीरे धीरे बेदम होता चला गया। एक बड़ा फैक्टर मोदी का चेहरा भी रहा। विपक्ष के पास मोदी के मुकाबले कोई चेहरा नहीं नजर आता, एकजुटता भी नहीं है। राहुल गांधी ने कोशिश की, ममता बनर्जी ने कोशिश की, अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की, लेकिन दाल किसी की नहीं गली। ऐसा नहीं कि विपक्ष ने बीजेपी के बढ़ते प्रभाव और विस्तार को रोकने की कोशिश नहीं की। कोशिश हुई, लेकिन मोदी मैजिक के आगे सब फेल हो गया। 2014 और 2019 में मिली करारी मात के बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी को मात देने के लिए इंडी अलायंस खड़ा किया, लेकिन क्षेत्रीय दलों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, नेतृत्व को लेकर आंतरिक टकराव, कांग्रेस के साथ तालमेल की कमी और स्पष्ट विचारधारा के अभाव में यह गठबंधन पीएम मोदी के मुकाबले विकल्प बनने में कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि नतीजे 2019 के मुकाबले 2024 में थोड़े बेहतर हुए और बीजेपी सिर्फ अपने दम पर, अगर अकेली पार्टी के लिहाज से देखें तो 2024 में मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई। लेकिन गठबंधन में, इंडिया अलायंस में एक सबसे बड़ी कमी जो थी वो ये थी कि पीएम पद का कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं था। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने कई मौकों पर कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए। इसके अलावा राज्यों के चुनाव में कांग्रेस और अन्य घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे और आपसी खींचतान ने गठबंधन की जमीन को कमजोर कर दी। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने थे, तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच टकराव जगजाहिर था। राहुल गांधी ममता बनर्जी पर खूब बरसे, टीएमसी पर करारा प्रहार किया। और आज की तारीख में आप देख रहे होंगे कि जब दिल्ली में बैठक हुई विपक्षी दलों की, तो ममता बनर्जी, राहुल गांधी सब एक साथ बैठकर मीटिंग कर रहे थे। मतलब विपक्ष बिखरा हुआ था। दूसरी तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए संगठित था। संगठित ढांचे और स्पष्ट विजन के आगे विपक्षी गठबंधन वजूद बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। मतलब साफ है, नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व, उनकी कार्यशैली और राष्ट्रव्यापी लोकप्रियता ने बीजेपी को एक मजबूत और अजेय राजनीतिक मशीन में तब्दील कर दिया है। और जिसका मुकाबला फिलहाल विपक्ष में कौन करेगा यह तय नहीं है। कहने को तो विपक्ष के पास राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी जैसे कई बड़े नाम हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इनमें कोई भी चेहरा मोदी मैजिक के आगे टिक नहीं पाता। विपक्ष के पास मुद्दे भी होते हैं, लेकिन चेहरे की कमी साफ दिखती है, नेतृत्व की कमी नजर आती है, जिसे भारत की जनता मोदी के विकल्प के रूप में देख सके। ऐसा कोई लीडर देने में विपक्ष क्या कामयाब हो पाएगा, और बीजेपी के बढ़ते विस्तार को विपक्ष कैसे रोक पाएगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन मोदी सरकार के 12 साल के उपलक्ष्य पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुन लेते हैं। 12 साल नरेंद्र मोदी जी के लिए तो बहुत अच्छे रहे, उनको बधाई, लेकिन जनता के लिए भय के रहे, भूख के रहे, भ्रष्टाचार के रहे। नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के आत्मा को चोट पहुंचाई, आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। विपक्ष के अपने सवाल हैं कि 12 साल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन क्या विपक्ष के पास वो चेहरा निकलकर सामने आ पाएगा? क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? और क्या मोदी की रफ्तार को विपक्ष थाम पाएगा? बातचीत करने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। इस वक्त राधिका भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। विशाल लोधी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आरएलडी, बहुत स्वागत है आपका। निवान शर्मा, प्रवक्ता आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। रंजन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलजेपीआर से, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा राधिका भट्टाचार्य जी को, एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो कामयाबी उन्होंने हासिल किया और जिस तरह से 12 साल का शासन उन्होंने किया है और आगे भी 3 साल और है, उसके बाद फिर उनको इलेक्शंस में भी जाना है। तो सबसे पहले राधिका जी बधाई, और आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी, नहीं रहेगी, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन पहला सवाल मैं विशाल लोधी जी से पूछना चाहूंगा। लोधी जी,
मैंने डिटेल से बता दी कि 2014 के बाद 2026 तक कैसे विस्तार हुआ। बीजेपी 22 राज्यों तक पहुंच गई और कांग्रेस सिकुड़ती चली गई। जाहिर सी बात है विपक्ष में चेहरे और नेतृत्व का अभाव नजर आता है। कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? देखिए विवेक जी, जैसा कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी ने बिताया, यह कार्यकाल जो है पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए भय, भूख और भ्रष्टाचार का कार्यकाल था। वो लोग खुशी बना रहे हैं, अच्छी बात है, मगर कहीं ना कहीं आज आप देखिए कि अब जिस मुद्दों के बल पर भारतीय जनता पार्टी इस देश पर शासन करने आई थी, आज आप बहुत सारी चीजों को मैनेज करके, बहुत सारी चीजों को अपने पक्ष में लाकर आपने सत्ता हासिल कर लेते। सत्ता हासिल करना और जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना तो अलग अलग चीजें हैं। आज आप बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 22 राज्यों में सरकार है, ये बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो देखा जाए हमने भी कई दशक तक इस हिंदुस्तान में कार्य किया है और इस हिंदुस्तान को बनाने, सौने और स्वर्णिम इतिहास देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो आप खुद देखिए, आज सवाल यदि आज जश्न का है तो दूसरा पक्ष ये भी है कि आज भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट कार्ड का भी है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल में ऐतिहासिक बेरोजगारी लाने का काम इसी मोदी जी के कार्यकाल में किया। नहीं लोधी साहब, वो ठीक है। मैं आपके विचार, आपके सवाल एज अ विपक्ष सही हो सकते हैं, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन आप जो रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाते हैं वो रिपोर्ट कार्ड खारिज हो जाती है। प्रॉब्लम यहां होती है। देखिए 2024 का चुनाव देखे तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया कि किसका कौन सच्चे लोग हैं, कौन झूठे लोग हैं, कौन धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, वर्ग के नाम पर इस प्रदेश देश को बांटने वाले लोग हैं। आज देखिए, आज क्या है ना कि आज हर जगह नेटवर्क लाली चारों तरफ फैली हुई है। आज इसमें होड़ लगी है, तो आज देश को आज उन्नति की जरूरत है। आप आइए ना, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, आप बता दीजिए कि देश में देश कौन खड़ा है, देश मार को नहीं झेल रहा, बेरोजगारी को नहीं झेल रहा, संकट को नहीं। ठीक है, वो आपका, देखिए आपका मुद्दा है, लेकिन जो आंकड़ा है तो आंकड़ा है, उस पर आप आंकड़े को तो जुटला नहीं सकते। बाकी आपके सवाल पर राधिका जी जवाब दे देंगे। राधिका जी, आप कहते हैं 12 साल में आप लोगों ने कुछ अचीव ही नहीं किया। राधिका जी, आपका माइक चेक कीजिएगा, शायद म्यूट है। आवाज आ रही है जी? हाँ बिल्कुल आ रही है। पहले तो आपको नमन और धन्यवाद कि आपने हमें गुड विशेस दिए, मोदी जी के लिए बधाइयाँ दी। मैं शुरू करूंगी यही कह के कि भारत की राजनीति में कुछ नेता चुनाव जीतते हैं और कुछ इतिहास रचा देते हैं। नरेंद्र भाई मोदी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, वो एक युग परिवर्तन का नाम है। 2014 में देश भ्रष्टाचार, पॉलिसी पैरालिसिस और निराशा से घिरा हुआ था। हमें वो दिन सबको याद है। आज भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है, डिजिटल रेवोल्यूशन का नेता है और विश्व मंच पर गर्व से नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 12 साल बेमिसाल। अभी अगर विपक्ष ने तो हमेशा मुझे कभी कभी लगता है कि विपक्ष ने अपने आंखों के ऊपर पट्टी लगा के उन्होंने वो बैठे हैं ताकि दिल ना जले, क्योंकि इतना कुछ हुआ, इतना कुछ दिखता है। और अभी वो बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे थे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्हें शायद इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स, डिजिटल इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बने हैं वो दिख नहीं रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई है। और हम ये कहेंगे कि ये जो विश्वव्यापी ये संकटों से हम जो गए हैं, कोविड था, रशिया यूक्रेन की जो युद्ध थी, उसके बाद भी भारत ने कई देशों की तुलना में अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा। और मैं कहूंगी, इनको कहने के पहले मुझे कहने दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई ये उठाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, देखिए क्या हो रहा है। मैं उनको कहूंगी कि भारत अपनी तेल विदेश से इंपोर्ट करता है, अंतरराष्ट्रीय क्रूड प्राइसेस का प्रभाव पड़ता है, तो साथ ही एथेनॉल। ठीक है, वो देखिए वो अलग अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, उस पर भी आ जाएंगे। हालांकि आप सही कह रही हैं, विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं और उठाएंगे भी। इस वक्त हमें स्टूडियो में निवान शर्मा ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। निवान, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा से इसका जवाब चाहूंगा।
पूजा मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे? जो बात राधिका जी भी कह रही हैं, जो बात कांग्रेस, देखिए सिंपल सी बात ये, यहाँ कोई आज मैं वैसा डिबेट नहीं चाहता, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी के इस विस्तार को कैसे विपक्ष रोकेगा, या क्या रणनीति है विपक्ष के पास? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और अभी जो है 12 साल की बात चल रही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हुआ है, बधाई उनको। देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कीर्तिमान भी स्थापित किया है इन 12 सालों में। अभी जो है बात चल रही थी, मैं उनके मैनिफेस्टो को देख रही थी। 2014 में मेरा पहला वोट था, फर्स्ट वोटरिंग मैंने की हुई थी, और तब से भाजपा की सरकार है केंद्र में, जिसमें मैं पहली वोटर बनी। और इसमें जो है उन्होंने तब भी वादा किया हुआ था कि क्या करेंगे, काला धन वापस लेकर के आएंगे। आपको पता ही होगा कि पूरे नारे लगे हुए थे कि 35 रुपए 30 रुपए पेट्रोल डीजल का दाम कर दिया जाएगा, रुपए को मजबूत किया जाएगा डॉलर के मुकाबले, विदेश नीति को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, माँ गंगा जी की सफाई की जाएगी, और जो आतंकी हमले हैं उनको खत्म किया जाएगा। हुआ क्या है? आप वर्तमान समय की स्थिति उठा करके देख लीजिए। हम कहते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था नंबर 1 पहुंच जाए, क्या फायदा जब हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ के शेप हो रहा है। के शेप मतलब गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। देश की 70% संपत्ति पे 10% लोगों का अधिकार है, बाकी जो है 30% में देश की 90% जनता निहित कर रही है। कहा गया था किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, क्या हुआ? किसान 200 किसान शहीद हो गए, उनको खालिस्तानी कहा गया। ये कीर्तिमान स्थापित किया गया हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में। और एक सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने का। मतलब 12 साल तक उन्होंने जनता के, फिर भी आप चुनाव हार जाती हैं और बीजेपी जीत जाती है, ऐसा कैसे होता है? ये कौन सा फॉर्मूला है? और मैं बोलने जा रही थी कि भाई भ्रष्टाचार की बात की हुई थी, उस समय बोल रहा बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार, उसके बाद में बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार अब की बार। जितने भ्रष्टाचारी थे आपको पता है, लंबी लिस्ट है। हेमंता बिश्व शर्मा से लेते हुए, मुकुल रॉय से लेते हुए, शुभेंदु अधिकारी से लेते हुए, पीयूष गोयल से, सब लंबी लिस्ट है जो पहले कांग्रेस में किसी और में थे, जिनके ऊपर में ईडी सीबीआई के छापे पड़े। चाहे वो दोरजू खांडू के बेटे जो है पेमा खांडू रहे हो, जो अरुणाचल प्रदेश के भी मुख्यमंत्री हो रखे, सबके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ते चले गए। सारे जितने भ्रष्टाचारी थे सब भाजपा में जाकर के निहित हो गए हुए विवेक जी। और अब बात की जा रही है कि नहीं बड़ा जो है बढ़िया कार्यकाल रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री को पुनः मुबारक हो। ठीक है, मैं चाहूंगा रोहित अग्रवाल जी इसका जवाब दें, लेकिन मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं आ पाया। विपक्ष के पास चेहरा, नेतृत्व, नीति, नियत क्या है? रोहित अग्रवाल जी। ऐसी कोई प्रधानमंत्री क्रिकेट नहीं करता है, कोई भी लीडर होता है तो उसके पीछे कुछ बेस है। अगर आज के अंदर प्रधानमंत्री जी ने सबसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री होने का अगर रिक्वायरमेंट किया, उसकी जनता है, जनता प्यार जनता ने दिया है ना। रोहित भाई, आपका ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं इसको चेक करवाता हूं। मैं चाहूंगा कि रंजन जी इसका जवाब दें, फिर मैं निवान भाई आपके पास आ रहा हूं। रंजन जी। नमस्कार विवेक भाई, सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, अभी ये कह रहे थे कि हमारे साथी बहन जो है हमारी पूजा मिश्रा जी कह रही थी कि 10% संपत्ति पर 90% लोगों का अधिकार है, सॉरी 100% संपत्ति पर 10% लोगों का अधिकार है, 90% संपत्ति पर। मैं कहता हूं कि इनके समय में जब 55 साल का इनका महागठबंधन का साल था, तो क्या इनके राज में 100% संपत्ति पे 100% लोगों का अधिकार था? मैं कहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 12 साल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। ये देश की जनता जानती है। पिछले 12 साल में जिस तरीके के काम उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने किया है, ना सिर्फ गरीब कल्याण के तरफ, एक तरफ अगर 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंच रही है तो 4-5 करोड़ लोगों को पीएम आवास का फायदा मिला। ऐसे 44 करोड़ लोग हैं जिनको आयुष्मान कार्ड के थ्रू फायदा मिला है। जो 80 करोड़ लोगों को अगर राशन मिलता है तो ऐसे कल्याणकारी लोगों को 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना का सम्मान भी मिलता है। तो ऐसे लोग जो सम्मान के साथ आपके भोजन का व्यवस्था करे, आपके अस्पताल का व्यवस्था करे, आपके रोजगार का व्यवस्था करे, तो इसको अद्भुत अकल्पनीय नहीं कहेंगे? क्या सनातन के सबसे बड़े जो राम मंदिर है, क्या इस काल में नहीं गिना जाएगा? क्या इस काल में इस बात को नहीं गिना जाएगा कि धारा 370 जैसे कोड को एक देश में
दो निशान दो विधान दो प्रधान का जो इन्होंने नारा दे दिया था उसको खत्म करने का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम नहीं किया? क्या इसने मुस्लिम बहनों की जो ट्रिपल तलाक जैसी कोड थी उसको खत्म नहीं किया? क्या इंटरनेशनल मंच पर मतलब आप ये कह रहे हैं कि काम से भरोसा जीता है? मैं आपको कह रहा हूं, एक बार, दो बार और तीन बार, तीसरी बार अगर हमारे प्रधानमंत्री जी 4,399 दिन आज अगर पूरा कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम बधाई देते हैं अपने एनडीए के सारे साथियों को कि इस संकल्प की यात्रा में सभी लोग उनका हाथ को मजबूत किया और भारत वासियों को 140 करोड़ भारतवासियों का और एक तरह से पूरी पार्टी को पॉलिटिकल मशीन में भी तो तब्दील किया। निवाद, मेरा सवाल आपसे वही है, मैं जो विपक्ष से जानना चाह रहा हूं कि हमने एक कोशिश देखी थी 2024 के पहले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में कन्वीनर बने नीतीश कुमार, हालांकि वही नीतीश कुमार बिछड़ गए बाद में और इस तरफ आ गए। वो कोशिश होती तो है, विपक्ष आता तो है, लेकिन फिर विपक्ष बिखर जाता है अपने अपने पॉइंट्स को लेकर। देखिए विवेक भाई, बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद, आपने स्टूडियो में बुलाया आज, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और दूसरी बात ये कि इस बार विपक्ष की किसी कोशिश की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो देश का युवा है वो भाजपा के खिलाफ हो चुका है और उसकी फ्रस्ट्रेशन का कारण सबसे बड़ा पता क्या है कि हजारों करोड़ रुपए आपको ये बताने में लगाए जा रहे हैं कि देखो 12 साल बेमिसाल, 12 साल में चमत्कार हो गया, 12 साल में देश की कायाकल्प हो गया। लेकिन रियलिटी क्या है? युवा फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? रियलिटी ये है कि 12 साल में शिक्षा का बुरा हाल, 12 साल में 90 पेपर लीक हो गए, 12 साल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बुरा हाल, कोई हॉस्पिटल ये बड़े नहीं बना पाए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, 12 साल में इकोनॉमी का भंटाडार, ये देश का इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। ना एफडीआई आ रही है, 98.2% एफडीआई कम हो गई हमारे देश में, 2.3 लाख करोड़ रुपीस फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर ले जा चुके हैं। ये कह रहे हैं 12 साल बेमिसाल, 12 साल बेमिसाल, किसानों का कर दिया बुरा हाल। आज किसान की आय आपने दुगुना करने का वादा किया था, दुगुना तो छोड़ दीजिए, किसान जो है कर्जे में मर रहा है। 12 साल बेमिसाल आपने शिक्षा का, आपने युवाओं का, आपने महिला सुरक्षा का, देश में क्राइम एट हाईएस्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट एट हाईएस्ट है, बेरोजगारी एट हाईएस्ट है। आपने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्किल इंडिया बनाएंगे, स्टार्टअप इंडिया बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, देश को हम विश्व गुरु बनाएंगे। आज आपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। विश्व गुरु बनाना तो छोड़ दो, कुछ आंकड़े हैं जो एमबीए, विवेक भाई ध्यान से सुनना, युवाओं के लिए ये आंकड़े, जो एमबीए पहले 7 लाख रुपए में होती थी वो अब 25 लाख रुपए में होती है। जो इंजीनियरिंग पहले 1 लाख रुपए में होती थी वो अब 4 लाख में होती है, 4 गुना ज्यादा। जो बेरोजगारी 15 साल से 25 साल तक जो है वो पहले 20% होती थी, अभी 40% दुगुना हो गई। और ये मेरे नहीं, नीति आयोग के, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, ये आप चैलेंज कर लो इनको। इन्होंने कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, लास्ट मैं समझ, हाँ, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं ये। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत 2014 में 62वें नंबर पे था, अब 102 नंबर पे आ गया। दुनिया के सबसे ज्यादा भूखमरी हो गई हमारे देश में। और ये क्या करें? 12 साल बेमिसाल 12 साल केवल 2 लोगों के लिए हुए, क्योंकि 2 लोग इनके जो दोस्त हैं वो हो गए माला माल और देश की जनता हो गई ठन ठन गोपाल। 12 साल में बेड़ा गर्क कर दिया। आज प्रधानमंत्री जी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए और ये जो हजारों करोड़ रुपए ये फर्जी पीआर में लगा रहे हैं देश के अंदर, इनको बंद करना चाहिए। देश की बुरी हालत है और मंत्री लंदन में बैडमिंटन खेल रहे हैं। बीजेपी के विजय रथ को कैसे रोकेंगे? बीजेपी के कोई जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दे रहा हूं। देश का युवा सड़कों पे है। क्या नीति? आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट मानते हैं? मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री कैंडिडेट छोड़ दो आप। इस समय जो देश है, नहीं विवेक भाई, ये पीएम के फेस का को मुकाबला करने के लिए कोई फेस चाहिए ना। मैं आपको 1000 करोड़ रुपए देता हूं। इंडी अलायंस में अरविंद केजरीवाल पीएम कैंडिडेट होंगे। विवेक भाई, आपको 1000 करोड़ रुपए देते हैं, आप अपना चेहरा चमका के पीएम कैंडिडेट बन जाओ। क्या है ये पीएम कैंडिडेट? हजारों करोड़ रुपए अपने फर्जी पीआर में लगा के आप कहते हैं हमारे सामने तो कोई खड़ा नहीं है। युवा जो हैं वो जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर लीक हो गए, 7 युवाओं ने आत्महत्या कर ली और ये कह रहे हैं मोदी जी जिंदाबाद। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, मुझे लगता है, हाँ विवेक जी, देखिए कोई भी रिकॉर्ड अगर टूटता है तो यूं ही नहीं टूट जाता है, और कोई भी नया रिकॉर्ड अगर बनता है यूं ही नहीं बन जाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। और आज अगर प्रधानमंत्री जी देश के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं तो वो जनता के प्यार से रहे। तीसरी बार जनता ने उनको चुना है और 2029 में पुनः उनको जनता चुनने के लिए तैयार है। आज गैर भाजपा विपक्ष जो है सबसे अपने
बुरे दौर में है, क्योंकि इन्होंने किसी मुद्दे पे काम नहीं किया और आज एनडीए की सरकार हर मुद्दे के ऊपर काम कर रही है। जो देश के विकास के लिए जरूरी मुद्दे थे, हर मुद्दे के ऊपर काम कर रही है। गरीब कल्याण योजना के अंदर प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, आधारभूत संचार योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेलवे आधुनिकीकरण, मेट्रो नेटवर्क, हवाई अड्डे का विस्तार, डिजिटल क्रांति के तहत यूपीआई आईडी, आज एक सब्जी बेचने वाला भी बैंक खाते से सीधे पैसा ले पा रहा है। डिजिटल भुगतान के लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, पूरी दुनिया में अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्था में शामिल करना, ये भारत ने आज करके दिखाया है। जम्मू कश्मीर को, जो कि एक भारत के लिए भी एक अभिशाप बन चुका था कि भारत में रह के भी एक अलग हिस्सा दिखाई पड़ता था, उसके अंदर आर्टिकल 370 को रिवोक करना, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा में सीमाओं का आधुनिकीकरण करना, सीमाओं को और आतंकवादियों के ऊपर कड़ी से कड़ी प्रहार करना, ये भारत ने करके दिखाया है। विदेश नीति के अंदर भारत वैश्विक भूमिका में मजबूत काम कर रहा है और आज आप देखिए वैश्विक महामारी होने के बाद भी, आज वैश्विक समस्या होने के बाद भी भारत में सबसे कम उसका इफेक्ट है। आर्थिक सुधार, जीएसटी लागू करना, आप देखिए किस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार करने का काम किया है। कोविड विपक्ष बेचैन क्यों है रोहित भाई? बहुत अच्छे काम हुए हैं सरकार के दरमियान, तो विपक्ष के सवाल, विपक्ष बेचैन क्यों है? विपक्ष इसलिए बेचैन है क्योंकि विपक्ष के पास ना तो नियत है, ना नीति है, ना नेता है और उनको अब समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। आपने देखा टीएमसी की क्या हालत हुई, टीएमसी पूरी की पूरी खत्म हो गई क्योंकि उनको पता है कि हमारी नेता कुछ करने वाली नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंसा फैलाई प्रदेश के अंदर, जिसका खामियाजा वहां के विधायकों को, वहां के सांसदों को भुगतना पड़ा, जनता को भुगतना पड़ा। और आज आप देखिए अगर कोई पार्टी चुनाव हारते ही अगर समाप्त हो जाती है तो इसका मतलब साफ तौर पे दिखाई पड़ता है ना कि आपकी ना नियत है, ना नीति है और आपकी खुद की पार्टी के अंदर अगर विद्रोह हो रहा है तो ये साफ तौर पे दिखाई पड़ता है कि ये कहीं ना कहीं आपका पतन है। आप जब नीतियों पे बात नहीं करते हैं, आम आदमी पार्टी वाले अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, कहते 1000 करोड़ रुपए आपको देता हूं। भाई आप ही दे सकते हैं 1000 करोड़ रुपए, 2 बार दिल्ली में सरकार आपकी रही है, भाई आप ही दे सकते हैं 1000 करोड़ रुपए का। अरविंद केजरीवाल का पीआर करके प्रधानमंत्री बना लो ना, भाई शीला दीक्षित के रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाए। लोधी साहब के पास जा रहा हूं, अब निवान जी जल्दी साहब का जवाब। देखिए शॉर्ट आंसर। इन्होंने आयुष्मान योजना की बात करी, वो एक स्कैम है। वो कह रहे हैं कि भाई आपने पीआर में भी तो कोई कमी थोड़ी छोड़ी। नहीं, हमने तो कोई पीआर किया ही नहीं, हमारा पीआर तो जनता करती थी। अब दिल्ली की जनता परेशान है, आप जाके सड़कों पे पूछ लो जनता से। इन्होंने सब बेड़ागर कर दिया दिल्ली का, जो हमने एक सिस्टम डेवलप किया था। दूसरी बात, आप देश के अंदर भाजपा से ईडी सीबीआई लेके विपक्ष को दे दो, आप इनकी पार्टी में केवल 2 मोटा भाई बचेंगे और बाकी सारे इनकी पार्टी वाले जो है ना वो इधर उधर हो जाएंगे। कोई पसंद नहीं करता इन लोगों को। इन लोगों ने जो है गले पे फंदा लगा के लोगों को जल्दी से राधिका जी लोधी साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए आप किसी भी चैनल में जाए, आपके प्रवक्ता एक ही सुर में गाते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं ना, 2014 में भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग कितनी थी? $2 ट्रिलियन और आज क्या है? $4 ट्रिलियन से अधिक हो चुकी है और भारत दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमीज में है। इसमें हम सब ने गर्व करना है। जीएसटी के माध्यम से जो हमने कहा कि एक देश एक टैक्स का सपना, वो भी तो पूरा हुआ। और इंसॉल्वेंसी और जो बैंक्रप्सी कोड लाकर डूबते हुए बैंक्स और एनपीएस के खिलाफ जो कदम उठाए गए, ये उन्हें दिखता नहीं है। आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम कुछ युवाएं देख रहे हैं, मुझे कहने दीजिए क्योंकि उनको ये सुननी है मेरी बात। डिजिटल पेमेंट्स में अभी किसी ने बताया कि यूपीआई ने दुनिया को एक नया मॉडल दिया। सब्जी वाला, भाजी वाला जो सड़क पे बैठ के 1 किलो 2 किलो सब्जी बेचता है, उसके पास भी डिजिटल पेमेंट की सुविधा है। और हमने तो कहा ये जन धन, आधार और मोबाइल ने वेलफेयर सिस्टम को बदल दिया। और ये लोग क्या कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी। अरे मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, डिजिटल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन जो हुआ है, वो उसमें लाखों करोड़ों रोजगार बने हैं, वो उन्हें दिखता है कि नहीं? और फिर मैं कहूँगी ये तो आवास योजना की बात। विपक्ष के सामने एक और बड़ी चुनौती, वो आपस में ही भिड़े रहते हैं। मुझे थोड़ी विपक्ष की भी चिंता होती है। अब लोधी साहब क्या है, लोधी साहब हरियाणा में भिड़ गए आम आदमी पार्टी से, दिल्ली में आम आदमी पार्टी भिड़ गई कांग्रेस पार्टी से, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से भिड़ गए राहुल गांधी, खुलकर प्रचार किया। मेरा एक कंसर्न है कि अगर विपक्ष को देश की इतनी चिंता है, महंगाई बेरोजगारी की इतनी चिंता है, तो भाई आइए ना एक प्लेटफॉर्म पर, आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते लोधी साहब?
देखिए विवेक जी, हर पार्टी का अपना एक दायरा है, अपना चुनाव लड़ने का एक रणनीति है। और चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी हो, तो आप खुद देखिए जब इन देश में संकट की लड़ी होती है तो विपक्ष की मेन भूमिका अदा करता है। यहाँ चाहे जनता की महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसान स्वास्थ्य किसान की भारत की बात करते हैं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसी भी देश की प्रगति सड़कों, रेल और कनेक्टिविटी से होती है। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ इंजन बना दिया है और जमीन पर नहीं ये काम कर रही है, इनको जमीन के बारे में नहीं पता है। राधिका जी, जब आप इतने ही गौरवशाली इतिहास की बात कर रहे थे, मोदी साहब जमीन से गायब आप हो रहे हैं, कहते हैं इनको जमीन के बारे में नहीं पता है। जमीन से गायब हो रहे हैं आप, कहते हैं इनको पता नहीं है। देखिए राधिका जी के साथ दिक्कत क्या है कि आज सबसे ज्यादा 45 साल में बेरोजगारी कहाँ है इस भारत देश में है। 400 किसान से ज्यादा हत्याएं किसने देश के बार्डर पे किसने की? किसानों ने की। आज महिला सुरक्षित है? राधिका जी आप तो महिला है ना। मणिपुर में क्या हुआ था? मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद का शिकार होता था, आज भारत जवाब भी देता है और दुनिया सुनती भी है। अरे और फौरन पॉलिसी की बात करूं मैं कहता हूं लोधी साहब, अभी भी 3 साल का वक्त है चुनाव में राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट कांग्रेस घोषित कर दे। बहुत वक्त है अभी, अघोषित तो हैं ही वो आप लोगों की तरफ से। मैं कहता हूं ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन दे दीजिए, लोगों को विजन मिलेगा कि हाँ मुझे इस नेता के साथ चलना है या इस नेता के साथ चलना है। मोदी के सामने विकल्प कौन? दूसरा विकल्प कौन? दूसरा विकल्प दे ही नहीं रहा विपक्ष। मैं उसी बात पर बार बार डिबेट कर रहा हूं, आप लोग मुद्दों पर आ जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं बिखरा हुआ विपक्ष कभी भी बीजेपी के सामने चुनौती नहीं बन सकता है, और जो कद बीजेपी का हो चुका है उसके सामने कैसे आप लोग मुकाबला करेंगे? सिंपल सी बात है और बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन साधारण सा हो या गंभीर सा हो, मगर देश की गंभीरता को समझने की बात है। मैं क्या कहते हैं निवान शर्मा जी को सुन रहा था, उन्होंने यही बात कही ना कि आप कभी प्रधान विवेक जी बनना है तो 2000 करोड़ रुपए खर्चा कर दीजिए, प्रधानमंत्री के समकक्ष हो जाएंगे। आज मुद्दा प्रधानमंत्री चेहरे का नहीं है, आज मुद्दा है प्रधानमंत्री ने देश का जो नुकसान किया इन 12 सालों में उसकी भरपाई का है, और उसकी भरपाई की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी। अरे तो नेतृत्व कौन करेगा? ये मुद्दा अगर आप पेनिट्रेट कराते हैं लोगों के बीच में, अगर लोग आप पे भरोसा करते हैं, तो नेतृत्व किसके साथ रहेगा? किस नेतृत्व के पीछे चलेंगे लोग? किस पर ट्रस्ट करेंगे? मेरा ब्रॉड एस्पेक्ट पर सवाल है, आप उसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। पूजा जी कुछ कहना चाह रही हैं? पूजा जी। विवेक जी, बार बार आपका प्रश्न आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने जो है कौन विपक्ष रहेगा, कौन रहेगा? नेतृत्व विकल्प क्या? उत्तर प्रदेश की और देश की जनता ने जो है बताया ना 2024 में कि वो विपक्ष को कितना मान रहा है, और जो प्रधानमंत्री जी का चेहरा घोषित करना होगा तो वो भी इंडिया ब्लॉक कर देगा। आपने कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे नहीं आ रहे हैं, हो सकता है आपका चैनल गया होगा जब जो है इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई है। और जहां तक बात रही आमने सामने, एक वो कहावत नहीं कि बड़ा मैं बोलना पसंद नहीं करती हूँ, पर मैंने कई बार सुनी हुई है कि जो है आपका कुत्ता जो है टॉमी हो गया, हमारा कुत्ता कुत्ता हो गया। ये जब जाकर के जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे तो इनके यहाँ पे मैत्री लड़ाई चल रही होती है। आरएलडी वहां लड़ेगा कि सामने लड़ेंगे भाजपा के, इनके सामने हम उधर लड़ेंगे, इनकी मैत्रिता चल रही होती है। अगर वो कहीं पे जो है विपक्ष का हो रहा होता है तो उसमें मैत्रिता नहीं, उसमें फूट आ रखी हुई है। पहले अपना घर देख ले, इनके यहाँ घर पे खुद के बहुत सारे आग लगे हुए हैं। वो आग को जो है ये पैसे बता ही नहीं रहे कि आग लगी हुई है, तो और खतरनाक है। हमारे यहाँ पे कम से कम ग्रीवेंसेस पता तो चलते हैं, हमारे पास में अपॉर्चुनिटी, हम डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो बार बार आप कह रहे मुद्दे की बात ना कीजिए, क्यों नहीं किया जाए? युवाओं को कॉकरोच कहा जाएगा, मुद्दे की बात ना की जाए। किसानों के ऊपर में गाड़ी चढ़ा दी जाएगी, मुद्दे की बात ना की जाए। मैंने कहा ना मेरा पहला वोट था 2014 का, और अब जो है आप सोचिए कि कितने साल हो गए होंगे, और अभी भी रोजगार की अगर बात कर ली जाए तो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, एग्जाम सही तरीके से नहीं हो रही है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स ही नहीं होती है। पहले इतिहास तो बहुत सारे एक इतिहास ये भी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हैं। आपने ये एग्जाम्पल दिया है ना कुत्ते का, तो मुझे पता नहीं क्यों याद आ गया कि मुलायम सिंह जी मंच पे कुत्ते से हाथ मिलाया करते थे। भाई इनके बाहुबली नेता ये करते थे कि जब मुलायम सिंह जी मंच पे होते थे तो उनका हाथ कुत्ते से मिलवाया जाता था, और इनके सहयोगी राहुल गांधी जी की बजाय कुत्ते को बिस्किट खिलाने में ज्यादा रुचि रखते थे। तो शायद इसीलिए पूजा जी को कुत्तों से ज्यादा प्यार है, वो कुत्तों का एग्जाम्पल दे रही हैं राष्ट्रीय चैनल के ऊपर। तो मुझे लगता है इनको याद आ गया होगा कि कैसे इनके नेताओं का कुत्तों के साथ संबंध रहा है। देखिए एक एक करके देखिए एक एक करके मैं एक एक करके पूजा जी, अब पूजा जी एक एक करके पूजा जी ठीक है, आपकी बात आ गई। रोहित अग्रवाल जी का जवाब ले लेते हैं। रोहित अग्रवाल जी।
देखिए विवेक जी, मैं पूजा मिश्रा जी ने कुत्तों का जब एग्जाम्पल दिया तो पता नहीं क्यों मुझे याद आ गया कि मुलायम सिंह जी मंच के ऊपर कुत्तों से हाथ मिलाया करते थे। इनके बाहुबली नेता इनके नेता का हाथ कुत्ते से मिलवाते थे मंच के ऊपर भरे, और राहुल गांधी जी अपने नेताओं से मिलने की बजाय कुत्तों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, कुत्तों को बिस्कुट खिलाया करते थे। आज इसी का असर है कि असम के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बन गए, क्योंकि राहुल गांधी जी उनमें इंटरेस्ट नहीं रखते थे अपने नेता में, वो इंटरेस्ट रखते थे कुत्ते को बिस्किट खिलाने में। स्थिति साफ हो चुकी है। समाजवादी पार्टी को तो कुत्तों के एग्जाम्पल याद आएंगे ही ना, क्योंकि ठीक है। अरे भाई यहीं थोड़ी लड़ लेंगे या फैसला थोड़ी हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अपने अपने विचार रख दीजिए बस, जिससे दर्शकों को थोड़ा व्यू मिल जाए। रोहित भाई हाँ पूरा कर लीजिए। देखिए स्थिति साफ हो चुकी है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। मैं तो कह रहा हूं यहाँ पे 3 घटक बैठे हैं विपक्ष के। आप पूछ लीजिए कोई राहुल गांधी को तैयार है क्या मानने के लिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैंडिडेट होगा? आप खाली आए बाएं साएं करने से तो काम चलेगा नहीं कि 2024 में हम जीत गए जी, 2029 में हम जीत जाएंगे तब हम डिसाइड कर लेंगे। अरे कैसे डिसाइड कर लोगे? जनता तो पूछती है ना कि राहुल गांधी जी ने कांग्रेस तो खत्म कर दी, और कांग्रेस के अंदर खुद ही विरोध है। कभी G13 बनता है, कभी G7 बनता है, ना जाने क्या क्या बनता है, और कांग्रेस के अंदर खुद ही इतना विरोध है कि कौन बीजेपी का कैंडिडेट कौन है? रोहित भाई बीजेपी का कैंडिडेट कौन है? बीजेपी का कैंडिडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनको तो 2024 में रिजेक्ट कर दिया था जनता ने। अरे जनता ने 2024 में रिजेक्ट कर दिया था उन्हें। वो 400 पार कह रहे थे, 230 आई, रिजेक्ट हो गया ना। मुझे पता नहीं था। आप उनको जबरदस्ती भगवान बनाने में लगे हो। आप बनाते रहो। मुझे पता नहीं था। जनता ने रिजेक्ट कर दिया उन्हें। बीजेपी डज नॉट हैव अ पीएम कैंडिडेट दैट इज लाइक्ड बाय पीपल। पर रस्सी जल गई, अकड़ नहीं जा रही। भाजपा के पास पीएम कैंडिडेट नहीं है जो जनता पसंद करती है। नहीं पता था। और मोदी जी और योगी जी में क्या लड़ाई है वो पूरी दुनिया के सामने है। मोदी जी योगी जी में क्या लड़ाई है पूरी दुनिया के सामने। आप पहले भाजपा का कैंडिडेट बताओ, फिर हमसे पूछना। भाजपा का कैंडिडेट अरविंद नया कैंडिडेट कोई है कि पुराने रिजेक्टेड कैंडिडेट से लड़ोगे आप? पहल में रह रहा है आपके पास कोई नया कैंडिडेट है? प्रधानमंत्री की आवाज में रह रहा है। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। जनता ने आपको नकारा, दिल्ली में भी नकार दिया, और उसके बाद यहाँ पे बताओ 2024 में जनता ने बता दिया। अरे क्या बता दिया भैया? सत्ता एनडीए की है, सरकार एनडीए की है, और क्या बता दिया आप बताओ। ठीक है, निवान से जवाब ले लेते हैं। हाँ। ठीक है रोहित भाई वापस आ रहा हूं, निवान से जवाब ले लेते हैं। देखिए विवेक जी, भाजपा के पास जो पीएम कैंडिडेट है उनको तो जनता ने 2024 में रिजेक्ट कर दिया था। वो कहते थे 400 पार आई, 230, फुल मेजोरिटी भी नहीं आई। अब अगर ये रिजेक्टेड कैंडिडेट के साथ ही दोबारा जाएंगे कि कोई नया कैंडिडेट लाएंगे, ये भी स्पष्ट करें। और दूसरी बात, जो योगी जी और मोदी जी में टसल चल रही है, जो इनकी आपसी फूट है, वो भी बताएं कि यूपी का सीएम कैंडिडेट योगी जी होंगे कि कोई नया आएगा। अरे भाजपा जो है वो हजारों करोड़ खर्च करके लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश कर रही है, वो जनता सब समझती है। आपके पास ना कैंडिडेट है, आपके पीएम कैंडिडेट हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीपल इन 2024। बीजेपी ये भी तो पूछ रही है गठबंधन बनाएंगे लेकिन पीएम कैंडिडेट का नाम नहीं बताएंगे। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ना, और मैं आपके लिए चूज करेगी। हमारे पास रिजेक्टेड कैंडिडेट नहीं है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट वर रिजेक्टेड इन 2024। निवान भाई आपके लिए गुड न्यूज है। राघव चड्ढा जी का ट्वीट आया है, जो राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि मैं भारतीय मतदाताओं की समझदारी को नमन करता हूं और देश के प्रति प्रधानमंत्री के अथक समर्पण को सलाम करता हूं। ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर ऊर्जा प्रदान करे तथा भारत की जनता उन्हें हमारी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे भी बार बार अपना जनादेश देती रहे। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। विवेक भाई सच बताना, ये पढ़ के हंसी आई कि नहीं आई? मैं हंसी क्यों आएगी? वो राज्यसभा सांसद है। पुराने निकाल के देख, मैं वो राज्यसभा सांसद है, मैं हंसूंगा। व्यक्ति की कोई क्रेडिबिलिटी बची है अब? भाई पार्लियामेंट में मेरे इंस्टाग्राम पे जो जेनजी अपने आप को जेनजी लीडर बता रहा था, आज वो ये कर रहा है। कोई क्रेडिबिलिटी बची है क्या? आप खुद सोचो। जिसने अपने जीवन का 90% करियर भाजपा का विरोध करने में लगा दिया, प्रधानमंत्री थोड़ी निवान भाई, देश के प्रधानमंत्री एक सांसद होने के नाते उन्होंने बधाई दी। मैं वही कह रहा हूँ वो सांसद तो तब भी थे ना जब वो बुराई करते थे। 9 साल तक जब वो प्रधानमंत्री जी की बुराई करते थे। रंजन जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? रंजन जी, रोहित भाई वापस आ रहा हूँ। रंजन जी कुछ कह रहे हैं। रंजन जी हाँ। मुझे हंसी आती है, इस देश में हजारों ऐसे सेलिब्रिटी है जो अपना पीआर के दौलत देश में अपनी प्रासंगिकता अलग अलग क्षेत्रों में बना के रखते हैं। पीआर से अगर प्रधानमंत्री तय हो जाते तो मुझे नहीं लगता है कि पीआर में हजारों सेलिब्रिटी कोई कमजोर है, वो प्रधानमंत्री आज होते। जब बात ये एकजुटता की करते हैं, अभी इंडी ब्लॉक के इंटेंशन पे जब बात हो रही थी, हमें एकजुटता का पाठ पढ़ा रहे हैं। जरा सोचिए कि कांग्रेस पार्टी जब
पश्चिम बंगाल में जाएगी तो तृणमूल कांग्रेस के बारे में कहेगी। अगर यही कांग्रेस पार्टी जब केरला में जाएगी तो लेफ्ट लिए क्या बोलेगी। अगर यही कांग्रेस पार्टी जब जाएगी तमिलनाडु में तो डीएमके के लिए क्या बोलेगी। तो कहने का मतलब, अभी हमारे दोस्त हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि रिजेक्टेड पीएम है, तो आप बता दीजिए सेलेक्टेड पीएम जवाहरलाल नेहरू थे 1947 में। आप कह दीजिए इस पर। तमिलनाडु में तो कमाल हो गया भाई साहब, टीवीके के साथ आ गए कांग्रेस और डीएमके के साथ चुनाव लड़ा और जैसे ही रिजल्ट आया पलट गए वो लोग। ठगा हुआ महसूस कर रहा है विवेक भाई। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये इनके दलों में क्या है। अभी मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव जी है, वो प्रधानमंत्री के चेहरा है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के चेहरा है। 1 दर्जन प्रधानमंत्री के काबिल लोग वहां मौजूद है, लेकिन सचिन पायलट जी जो काबिल है उनको नाकाबिल करके उन्होंने पैकअप कर दिया राजस्थान में। तो ये तो हालात है इनकी। हमारे यहाँ नियत भी है, नेतृत्व भी है और नीति भी है। नीति जनता के लिए है, नीति जनता के लिए। कमाल बात है कि ये एलजेपी के प्रवक्ता हैं और एक बात अपनी पार्टी के बारे में नहीं बोलते, ये भाजपा के गुण गाते रहते हैं। सारी क्षेत्रीय पार्टी जो भाजपा के साथ मिली हुई है उनका यही हाल कर दिया भाजपा ने। आपने देखा ये जितने दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं ये केवल मोदी जी के गुण गाते रहेंगे, अपनी पार्टी की बात नहीं करेंगे। कम से कम विपक्ष की पार्टियां अपनी पार्टी की बात तो करती है। आप इनसे पूछो एलजेपी के पास क्या है। एलजेपी के नेता का नाम लिया इन्होंने, एलजेपी के नेता के बारे में बात करी इन्होंने, मोदी जी के गुणगान करते रहते हैं। भाजपा ने सारी पार्टियां खत्म कर दी जो इनके साथ थी। एलजेपी खत्म, जेडीयू का क्या हाल हुआ आप देख लो, खत्म। महाराष्ट्र में शिवसेना खत्म, पंजाब में अकाली दल खत्म। इन्होंने सारी अपनी पार्टियों को खत्म कर दिया और सारे भाजपा के लोगों को बिठा दिया जो मोदी जी के गुण गाते रहे। एलजेपी का विजन क्या है देश को लेके बताइए, जेडीयू का विजन क्या है देश को लेके बताइए। इनकी पार्टियों का अस्तित्व बचा क्या कोई? जेडीयू खत्म कर दी, अकाली दल खत्म कर दी, शिवसेना खत्म कर दी, एलजेपी खत्म कर दी और पंजाब की जितनी पार्टियां अब इनके साथ थी वो सब खत्म कर दी। जल्दी से अच्छा जवाब। ये जरा बताइए, अस्तित्व खत्म होती है, यही तो इनको समझ नहीं आती है कि गठबंधन का धर्म क्या होता है। 2047 धर्म नहीं पालन करते भाई आप लोग, ये बात इम्पोर्टेंट है। हमें ऐसा गठबंधन फॉलो नहीं करना जहां हम अपनी पार्टी को भूल जाएं, जहां पे आप अपनी पार्टी को भूल जाओ। अपनी पार्टी को, अरे ये बात इम्पोर्टेंट है भाई। 2024 में दिल्ली में आप कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप लोग अलग अलग हो गए, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। लोधी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास और बीजेपी की जो प्रवक्ता है हमारी राधिका भट्टाचार्य जी उनके पास जा रहा हूं। लोधी साहब कुछ कह रहे थे। लोधी साहब, गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर पाते आप लोग। देखिए बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन भारतीय जनता पार्टी वाले सिखाए ना। अभी इन्होंने नीतीश कुमार को क्या काम किया सकता है, क्या गठबंधन धर्म का पालन किया? आप नीतीश कुमार रोज को आ चुके हैं और एनपीपी के प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के रहमकरण पर अपनी सरकार चलाते हैं। इनको तो अपना खुद का अस्तित्व ही नहीं किया है। महाराष्ट्र में क्या किया था अजित पवार के साथ, शिंदे के साथ क्या किया? आज भारतीय जनता पार्टी का जो भी खड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल को खत्म करने का काम करती है। खराब स्थिति है। आज देखिए कांग्रेस के साथ जितने भी नुक्ताचीनी करने से कुछ फायदा नहीं है। मैं फिर वही पूछ रहा हूँ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या हो सकता है विपक्ष का? आप कहेंगे कि भाई वो आला कमान तय करेगा, वो गठबंधन के दल मिलकर तय करेंगे, फिर भी एक विजन तो रख सकते हैं, एक आउटलुक तो बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। लोधी साहब, उठाने के लिए भी मुख्य रूप से है तो राहुल गांधी है। आप खुद देखिए, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, इस देश की मजबूत आवाज को ये राहुल गांधी है। वो प्रधान लौटे ऐसे नेता है जो प्रधानमंत्री को सही दिशा दिखाने का काम करते हैं, उनकी गलत नीति को विरोध करने का काम करते हैं। ठीक है राधिका जी, जल्दी से। मैं बात समझ गया, सारी बातें समझ गया। क्या 2024 के पहले वाली स्थिति विपक्ष बना पाएगा? हालांकि 2024 के इलेक्शन आते आते सब तिया पांचा हो गया था, सब इधर दाएं बाएं हो गए थे। राधिका जी, देखिए यहाँ पे विपक्ष के जो बैठे हैं वो इनसिग्निफिकेंट है, तो इनके बारे में बात करके आज मैं बात करना चाहती हूँ मोदी जी ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। भारत को एक ग्लोबल स्टेचर उन्होंने दिया है, G20 प्रेसिडेंट्स को उन्होंने सफलता के साथ पेश किया है। क्वाड में मजबूत भूमिका है हमारी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। जरा बोल रहे तो बीके, आज का दिन शान हमारे लिए शान का एक अवसर है, मुझे बोल दे दीजिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या बनाया? पूजा जी एक एक करके एक बार अब बात पूरी आ जाए, फिर आप भी अपनी बात पूरी रख दीजिएगा।
आज भारत किसी के पीछे चलने वाली देश नहीं है, एजेंडा तय करने वाली। पूजा जी एक एक करके आपकी एक बार बात पूरी हो जाए, फिर आप अपनी बात रख दीजिएगा, एक बार इनकी बात पूरी हो जाए। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, मैं पूजा जी आपका गुस्सा समझ सकता हूँ। देखिए अभी इस एनर्जी को बचा कर रखिए, यूपी में इलेक्शन आने वाला है। पहले राधिका जी। हाँ देखिए, सब कुछ फ्रस्ट्रेशन, डर, गुस्सा, खौफ, सबसे ये लोग ऑपोजिशन के जो लोग हैं उससे उनकी वो ये बीमारी है, सह रहे हैं। संस्कृति और राष्ट्रवाद पे बात करते हैं। राम मंदिर का ये जो निर्माण हुआ है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना कि नहीं, ये जो महाकाल लोक है, भारत की सांस्कृतिक जो विरासत को उन्होंने पुनर्जन्म दिया है, उसकी हम बात करते हैं। और देखिए ठीक है, पूजा जी कुछ कह रही हैं आपको। गाड़ियां चढ़ा दिया जाए, उनको खालिस्तानी कहा जाए, उनको कॉकरोच कहा जाए। अरे भाई उसके बाद 50 चुनाव हो गए, आप लोग हर इलेक्शन में गए। मैं कह रहा हूं आपके मुद्दे आप पेनिट्रेट क्यों नहीं कर पाते हैं? आप उन मुद्दों को जनता तक लेकर जाते हैं, लेकिन जनता उन मुद्दों को समझ नहीं पाती है, या आप समझा नहीं पाते, या उन मुद्दों में दम नहीं होता। भाई खालिस्तानी कहकर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन हुए, आपका क्या रहा, उसमें क्या रिजल्ट लेकर आया आप? क्या विकल्प दिया आपने पब्लिक को? लोग बैठे हुए यहाँ पे। पूजा जी क्या विकल्प दिया आपने पब्लिक को? मेरी पहली बार आपत्ति आप दर्ज करिए। मेरी आपत्ति यह है कि भाजपा की प्रवक्ता ने कहा यहाँ पे गैर महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए जो विपक्ष के लोग हैं। उन्होंने गैर जरूरी मुद्दों की बात की, उन्होंने कहा गैर जरूरी मुद्दों पर बात हो रही है। नो, द पीपल सिटिंग हियर आर इनसिग्निफिकेंट, हु आर रिप्रेजेंटिंग अपोजिशन। दैट वाज हर। ठीक है, इसका जवाब राधिका जी देंगे आपको। आपकी आपत्ति ठीक है, राधिका जी आपकी आपत्ति पर जवाब देंगे। इनको लगता है कि यहाँ पे लोगों को इन्हें कहिए कि इन लोगों ने हासिल क्या किया। अगर ये इतने हैं महबूब खान, तो इन्हें कहिए जनता का विश्वास जो आपको क्रंचेस पे ला करके खड़ा कर दिया, वो हासिल किया हुआ है। आप लोग दो लोगों के पीछे लगे रहिए, और उस दो लोगों के चक्कर में देश को बेचने पे उतारू हो रखे हुए। ना तो आपसे जो है जनता को दिया गया रोजगार, ना ही महंगाई कम कर पाए। आप कहते हैं कि लगा। ठीक है, बैक टू द स्क्वायर हो गया लगता है मुझे। मैं निवान जी से और रोहित अग्रवाल भाई से एक एक कमेंट चाहूंगा कि भाई क्या देखते हैं आप इसके बाद देखिए विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से। 22 राज्यों में बीजेपी का विस्तार है, बीजेपी एनडीए का। देखिए हमें सबसे पहले जो ये वोट चोरी कर रहे हैं उसके ऊपर किसी ना किसी तरह से नकल डाउन करना है, उसको किसी तरह से रोकना है। क्योंकि ये फोर्स का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके जो चुनाव चुरा रहे हैं, हमें सबको मिलके उसको किसी तरह से रोकना है। मुद्दों में जनता हमारे साथ है विवेक भाई। आप जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे, आप उनकी स्ट्रेंथ देखते। एक युवा के अगेंस्ट एक मूवमेंट ऐसे खड़ी हो जाती है और उसके अंदर 2 करोड़ युवा साथ में जुड़ जाते हैं। आप सोचिए कितना नेगेटिव है बीजेपी के खिलाफ। और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन ये कि ये उसमें कह रहे थे कि पाकिस्तान से बहुत लोग, बांग्लादेश से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, तो वो बीजेपी के लिए तो हम सब इनसिग्निफिकेंट हैं, पाकिस्तानी है, कोई बांग्लादेशी है, अगर कोई किसान प्रदर्शन करेगा वो खालिस्तानी है, जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा वो पाकिस्तानी है। 2029 के चुनाव के पहले पूरा विपक्ष एक साथ आ पाएगा? पूरे विपक्ष की जरूरत नहीं है, देश विपक्ष है इस समय भाजपा। ठीक है रोहित भाई, भाजपा ने सारी संपत्ति, इन्होंने सेल बेच दिया, जेल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सब बेच दिया। दो मित्रों को भाई जनता आपके खिलाफ है ये कह रहे हैं। हाँ रोहित भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ बोलिए। कोई रुपया होने के कारण विपक्ष पूरे तरीके से भाग चुका, इसमें कोई राय नहीं है। ये आपस में ही रहे हैं, ये जो बचे हुए हैं अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। ये हम टीएमसी पार्टी कांग्रेस की समाजवादी पार्टी। विपक्ष के सामने एनडीए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। अब इसको कितने दिन में ये इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएंगे, या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन बीजेपी अपने रफ्तार से आगे बढ़ रही है और विपक्ष के सामने अपनी चुनौतियां हैं। देश की जनता क्या फैसला करती है, देश की जनता के ऊपर छोड़ते हैं। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त छोड़ के ब्रेक का फौरन देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।